दोस्तों, एज अ पाकिस्तानी बांग्लादेश पर बात करना एक मुश्किल काम है, मगर जिंदा रहते हुए तारीख को भूलकर हकायक से बेखबर रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ভালো হবে না, 7 কোটি মানুষকে তাবা রাখতে পারবো না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দবাতে পারবে না। ये जो स्पीच आपने सुनी, ये थी पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन शेख मुजीबुर रहमान की। ये उस वक्त की बात है जब जुल्फकार अली भुट्टो का पाकिस्तान में तोती बोलता था, मगर उस वक्त भी भुट्टो को अगर कोई शिकस्त फाश दे सका तो वो थे जनाब शेख मुजीबुर रहमान। बंगाली में बात करते हुए शेख मुजीबुर रहमान को सुनते हुए आपके जहन में हैरानी होगी कि ये शख्स पाकिस्तान का सियासतदान कैसे हो सकता है जो बंगाली ज़बान में बात कर रहा हो, मगर ये बांग्लादेश के बांग्लादेश बनने से पहले की बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 1970 के जनरल इलेक्शन की, जो पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन समझे जाते हैं, मगर उन शफाफ तरीन इलेक्शन का नतीजा ऐसा हौलनाक निकला कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर गया। 1970 के जनरल इलेक्शन हुए तो पाकिस्तान की 162 जनरल नशिस्तों में से 160 जनरल नशिस्तें अवामी लीग ने जीती, जो शेख मुजीबुर रहमान की थी, जबकि जुल्फकार अली भुट्टो ने पॉपुलैरिटी के बावजूद 61,48,923 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में शेख मुजीबुर रहमान 1,29,37,162 वोट लेकर कामयाब हुए, जो कि भुट्टो के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा बनते हैं। जबकि वेस्ट पाकिस्तान ने इसके बावजूद भी ईस्ट पाकिस्तान की मेजॉरिटी मानने से इनकार कर दिया। इससे बंगालियों में नफरतें मजीद बढ़ गई। बंगाली समझते थे कि पाकिस्तानी हमें बी ग्रेड का पाकिस्तानी मानते हैं, और बिल आखिर 16 दिसंबर 1971 को ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश की मौजूदा इकोनॉमी का, और वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग हुए। सो हुए, मगर आज वो कहाँ खड़ा है और हम कहाँ, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इस कहानी को समझने के लिए तारीख का सरसरी जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। कहानी शुरू होती है इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन से। आज़ादी के वक्त सिंध, बलूचिस्तान और केपी के ऐसे सूबे थे जिनमें मुस्लिम अक्सरियत थी, इसलिए बिला झिझक इनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। जब बात आई बांग्लादेश और पंजाब की तो इनमें मुस्लिम रेशो कम थी बनिस्बत दूसरे सूबों में। बंगाल में मुसलमानों की तादाद थी 54.4%, पंजाब में मुसलमानों की तादाद थी 55.7%। इसलिए पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में और आधा हिस्सा आज भी इंडिया में है, जिसे मशरकी पंजाब कहा जाता है। और 1500 मील दूर बंगाल का कुछ हिस्सा भी पाकिस्तान में शामिल किया गया, जो तारीख की अजीबोगरीब मिसमैनेजमेंट थी कि पाकिस्तान एक मुल्क का एक हिस्सा उस मुल्क से 1500 मील दूर हो। ये था पहला जियोग्राफिकल डिफरेंस जो फॉल ऑफ ढाका का सबब बना। दूसरा फर्क था कल्चरल एंड सोशल डिफरेंस। दोस्तों, तारीख के एतबार से बंगाल डिवीजन हमारे वेस्ट डिवीजन से बहुत एडवांस था, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जिद्दत के हिसाब से, अपनी तालीम, अपनी समझ के हिसाब से, क्योंकि जंग पलासी के बाद बंगाल डिवीजन ब्रिटिश एम्पायर का मरकज़ रहा, जिसकी वजह से बंगालियों को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैनेजमेंट सीखी, सिविल सर्विस सीखी, इदारों को चलाना, इदारों को मजबूत बनाना सीखा, इदारों से काम लेना सीखा, जबकि इसके मुकाबले में वेस्ट पाकिस्तान तकरीबन 100 साल पीछे था। पाकिस्तान बनने के बाद हमेशा से ये कन्फ्यूजन रही कि मैनेजमेंट कंट्रोल कहाँ से होगी, पावर शेयरिंग का फार्मूला क्या होगा, इदारे कैसे चलाएंगे, कंट्रोल कहाँ रखा जाएगा, ज़बान कौन सी इस्तेमाल की जाएगी। जब बात ज़बान की आती है तो दोस्तों, दुनिया में किसी भी खित्ते में तकसीम कार का जो अमल होता है उसमें ज़बान का बड़ा किरदार होता है, और यही दो कौमी नज़रिया, यही कल्चरल डिफरेंस मुसलमानों और हिंदुओं में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। आप माने या ना माने, मगर वजह तो यही थी कि दो कौमी नज़रिया ही था, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दो सेपरेट कौमें थी। तकसीम बर-ए-सगीर के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौमी ज़बान उर्दू को मुतारिफ कराया, जो बंगालियों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल थी। बंगालियों की ये डिमांड थी कि बंगाली ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए, मगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मानने से इनकार कर दिया।
इस बात से ये तासुर गया कि बंगालियों के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है ज़ुबान को लेकर, जिससे बांग्लादेश में बड़े एहतजाज और पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई। यही वजह थी कि 1954 में बंगाली ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दे दिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी और बड़ी अहम वजह, बंगाली ये समझते थे कि वेस्ट पाकिस्तान हमारा माशी इस्तेसाल कर रहा है, कमाते हम हैं और खा वेस्ट पाकिस्तान जाता है। आबादी यहाँ ज़्यादा है मगर वसाइल ट्रांसफ़र किए जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान टू वेस्ट पाकिस्तान। बाय द वे, यहाँ ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि उस वक्त टोटल पाकिस्तान का 63% पॉपुलेशन जो था वो ईस्ट पाकिस्तान में था। ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान का बेसिकली कमाऊ पूत समझा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जीडीपी पर कैपिटा और एजुकेशन सेक्टर का हिसाब आज भी पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है, जिसके हिसाब से ये तयन करना बड़ा आसान है कि वाकई बंगालियों के साथ माशी इस्तेसाल तो हो रहा था। उन्हें डी ग्रेड पाकिस्तानी का दर्जा दिया गया था, जो किसी भी हाल में बंगालियों को बर्दाश्त से बाहर था। इसके अलावा मिलिट्री को लेकर बंगालियों के अंदर बड़ी रंजिशें थीं। वो थे तो टोटल पॉपुलेशन का 63%, लेकिन मिलिट्री में उनकी नुमाइंदगी थी सिर्फ 5%, जो किसी भी कौम के लिए एक दुखती राग हो सकती है। जबकि इसकी एक वजह यह भी है कि अंग्रेज पंजाबियों और पठानों को मार्शल रेस समझता था, जबकि बंगाली और बलोच ट्राइब्स को वो समझता था ये लोग बागी हैं, बगावत करने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले बंगालियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत मज़ाहमत की, जंगें लड़ी और हमेशा से ही ये अंग्रेज़ की नज़र में गद्दार क्लियर हुए। इसका नतीजा ये निकला कि वो पार्टी जिसने आज़ादी पाकिस्तान तहरीक चलाई वो 2 टुकड़ों में बट गई और मगरबी पाकिस्तान ने उन्हें गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और इसी दौरान 1968 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपना मशहूर ज़माना 6 नुकाती प्रोग्राम प्रेजेंट किया, जिसे ईस्ट पाकिस्तान में बड़ी मकबूलियत हासिल हुई। जिसका पहला पॉइंट था कि पाकिस्तान एक फेडरेशन होगी और बाकायदा जमहूरी प्लान होगा, क्योंकि इससे पहले तक पाकिस्तान में अभी तक कोई ना तो गवर्नमेंट बनी थी और ना ही कोई आइन बना था। वफाक सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर को डील करेगी, बाकी इख्तियारात सूबों के पास होंगे। दोनों विंग्स में अलग अलग करेंसी होनी चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन नहीं, ये बात लाजम की जाए कि वसाइल की शिफ्टिंग नहीं होगी। टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन भी सूबों के पास होगा। फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी अलग अलग अकाउंट होने चाहिए। हर विंग्स अपने एक्सपेंडिचर खुद कंट्रोल करेगा। आखिरी और दिल दहला देने वाला पॉइंट ये था कि दोनों विंग्स की मिलिट्री अलग अलग होगी। पैरामिलिट्री अकाउंट्स दोनों विंग्स के अपने सेपरेट होंगे और नेवी का हेडक्वार्टर बंगाल में होगा। ये थे वो पॉइंट जो बंगालियों की आवाज़ बनकर उभरे। इसके बाद 1970 के इलेक्शन की शेख मुजीबुर रहमान की भारी अक्सरियत को रद्द किया जाता है, अवाम पर जुल्म किया जाता है, औरतों का रेप किया जाता है, एक मैसिव क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बांग्लादेश में। दूसरी तरफ मक्ती बाहिनी, जिन्हें इंडियन आर्म फोर्सेस की सपोर्ट हासिल थी, वो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ फाइट करती हैं। और आखिर में पाकिस्तान मिलिट्री 16 दिसंबर 1971 में ढाका में सरेंडर करती है और यूं बांग्लादेश दुनिया के नक्शे पर उभर आता है। ये तो थी एक ब्रीफ हिस्ट्री बांग्लादेश के बनने तक की। उसके बाद बांग्लादेश ने 50 साल पाकिस्तान से अलग होकर गुजारे। आज ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किसने क्या खोया क्या पाया। अगर खुशहाली की बात की जाए, जीडीपी की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 की। तो इस हिसाब से पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 वो है 0.29%, जबकि बांग्लादेश की है 6.03%। जीडीपी पर कैपिटा मतलब एक शख्स साल में कितना कमाता है, उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो जीडीपी पर कैपिटा बांग्लादेश में है $2657 और पाकिस्तान की है $1568। यानी एक बंगाली पाकिस्तानी से तकरीबन 96% ज़्यादा कमाता है। करेंसी रेट, जिसको हम बंगाली टका बोलते हैं, जिसको हम आम डायलॉग में बोला जाता है कि 2 टके का भी नहीं है फिलहाल।
आज उस टके की कीमत पाकिस्तानी 2.65 रुपए के बराबर है। यानी अगर आप 100 टका ख़रीदना चाहें तो आपको 265 पाकिस्तानी रुपए देने होंगे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए, जो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क को ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, किसी भी मुल्क की नेटवर्थ होती है, तो पाकिस्तान की मौजूदा नेटवर्थ है 3.5 बिलियन डॉलर, जबकि इसके मुकाबले में बांग्लादेश की है तकरीबन 30 बिलियन डॉलर, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा। ये मौजूदा कंडीशन है पाकिस्तान और बांग्लादेश की 50 साल गुजारने के बाद। आज भी पाकिस्तान ने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। जो आवाज़ें बंगालियों ने बांग्लादेश से निकली थी, आज वही आवाज़ें बलूचिस्तान और फाटा और इस तरह के इलाकों से निकल रही हैं। हुकूक इस्तेसाल आज भी हो रहा है, माशी इस्तेसाल आज भी हो रहा है। पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए, वरना एक और सुकूत ढाका भी हो सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।